वक्त जैसे थम सा गया था। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ गहरी नींद में डूबा था, एक लड़की जाग रही थी। आहाना चौधरी सफेद दुपट्टे के नीचे छुपे आंसुओं, थरथराते होठों और लड़खड़ाते कदमों के साथ हवेली के अंदर एक कहानी दफन कर रही थी और बाहर एक नई कहानी जन्म ले रही थी। रात की खामोशी चीख चीख कर उसे रोकना चाह रही थी, जैसे कह रही हो कि ये कदम मत उठाओ। उसका ये फैसला न जाने कितनी जिंदगियों को तहस नहस कर सकता था, लेकिन मोहब्बत में वो इतनी मजबूर हो चुकी थी कि उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने बेकाबू दिल को मुट्ठी में दबाने की कोशिश की, जो उस सन्नाटे में इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे पूरी दुनिया को खबरदार कर देना चाहता हो। उसने हवेली की दहलीज पार की, एक बार पलटकर उस हवेली को देखा। गहरी खामोशी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें, ठंडी हवा की सरसराहट, सब कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वो रुकना नहीं चाहती थी। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, कंधों पर पड़ी शॉल को ठीक किया और बाहरी दरवाजे के पास आकर मोबाइल निकाला। कांपती उंगलियों से नंबर डायल किया और धीरे से मोबाइल कान से लगा लिया। कुछ सेकंड की धीमी आवाज में बात हुई और फिर वो भरी आंखों से उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर बाहर निकल गई, क्योंकि वो जानती थी कि मोहब्बत में वो जिस मोड़ पर आ चुकी है, वहां से लौटना अब मुमकिन नहीं था। उसके घर वाले कभी भी राज कपूर को उसका जीवन साथी नहीं मानते, ये बात उसे अच्छे से पता थी। अंधेरी गली में कदम रखते ही सामने वाले ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों तेज कदमों से उस सकरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। दोनों की सांसें बिखरी हुई थीं। पकड़े जाने का डर, जान जाने का खौफ और मोहब्बत में हार जाने का डर, सब कुछ दिलों में उथल पुथल मचा रहा था। जब तक गाड़ी उस इलाके से बाहर नहीं निकल गई, आहाना बेचैन रही। सिर झुकाए वो देर तक रोती रही। आज उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ प्यार के लिए। उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने घर से कुछ भी ऐसा नहीं उठाया जिससे मेरी या घर की इज्जत पर कोई दाग लगे। राज ने उसकी तरफ देखा। आहाना ने नजर उठाकर उस मजबूत कदकाठी वाले शख्स को देखा। लाल हो चुकी आंखें, सख्त होंठ, चेहरे पर गहरी चिंता और कंधों पर पड़ी शॉल। उसकी आंखें फिर भर आईं। मैं सिर्फ खुद को लेकर आई हूँ राज, और इस हवेली की सबसे कीमती चीज भी, उसकी इज्जत। उसके होंठ कांप रहे थे। राज ने कुछ पल उसे देखा और फिर धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। जिस दिन हमारा प्यार जीत जाएगा, उस दिन सब कुछ जीत जाएगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, हवेली की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। बस कुछ दिन का इंतजार करो। वो अकेला इंसान था जिस पर आहाना आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी। अगर वो उससे मर जाने को भी कहता तो वो बिना सोचे समझे मान जाती। गाड़ी में फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ दो दिलों की धड़कनें, बीते वक्त की यादें और आने वाले कल के सपने उनके जेहन में घूम रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त उनके साथ क्या खेल खेलने वाला है। वो रात गुजर गई और हवेली वालों को भनक तक नहीं लगी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग रोज की तरह बैठे थे। बलबीर चौधरी ने नौकरानी को आवाज दी और कहा कि जाकर आहाना को बुला लाओ, आज यूनिवर्सिटी जाने में देर हो रही है। जी मालिक, अभी बुलाकर लाती हूँ। नौकरानी सिर झुकाकर सीढ़ियाँ चढ़ी, लेकिन कुछ ही देर में बदहवासी हालत में नीचे उतर आई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पूरा शरीर कांप रहा था। नाश्ते की टेबल पर बैठे सब लोगों के हाथ रुक गए। बलबीर चौधरी ने घबराकर उसे देखा। क्या हुआ? उसके दिल में अजीब सा डर उतर आया। वो छोटी मालकिन अपने कमरे में नहीं है, उनका सामान भी नहीं है। बलबीर चौधरी जिंदगी में पहली बार टूटते हुए कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने पीठ पीछे कुर्सी से टिकाई और सिर झुका लिया। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? दोबारा जाकर देखो। रंजीत गुस्से में उठ खड़ा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? आहाना ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। जिस लड़की को हवेली ने रानी की तरह रखा, वो इज्जत को यूं रात के अंधेरे में छोड़कर नहीं जा सकती। देखते ही देखते सारे नौकरों को खबर हो गई। दिन चढ़ते ही ये बात हवेली से निकलकर पूरे इलाके में फैल गई कि आहाना चौधरी किसी गैर मर्द का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चली गई है।
किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ वो गई है उसे वो अपनी जिंदगी का हमसफर भी बना चुकी है। अब अगर उसे वापस भी लाया जाता तो वो अहाना चौधरी नहीं बल्कि अहाना कपूर बन चुकी थी। रंजीत ने इलाके से बाहर जाने वाली हर सड़क पर नाकाबंदी करवा दी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये अफवाह भी फैला दी कि अहाना को दुश्मन पार्टी के लोगों ने अगवा कर लिया है। धमकी दी गई कि अगर लड़की सही सलामत घर नहीं पहुंची तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि सच्चाई क्या थी ये हवेली के हर इंसान को अच्छी तरह पता था। बलबीर चौधरी ने सारी जिंदगी रौब और घमंड में गुजारी थी। शान शौकत, पैसा, रुतबा और अपना अहम, यही उनकी पहचान थी। लेकिन इन सब के पीछे उनका दिल काफी नरम था। उन्होंने कभी किसी का जानबूझकर बुरा नहीं चाहा। उनकी दुनिया बस अपने 2 बच्चों तक सिमटी हुई थी, उनका बेटा रंजीत और उनकी बेटी अहाना चौधरी। इन्हीं दोनों में उनकी पूरी जिंदगी बस गई थी। इनके अलावा उन्हें किसी और रिश्ते की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। रिया चौधरी कब उनकी जिंदगी से अलग हो गईं, उन्हें खुद भी ठीक से याद नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने दोबारा किसी को अपने करीब आने का मौका नहीं दिया। उनका छोटा भाई नवीन अपनी पत्नी संगीता जी के साथ उसी हवेली में रहता था। संगीता जी ने खुद अपने जेठ के बच्चों को माँ की तरह पाला था। वो बहुत सीधी सादी और अच्छे दिल की औरत थी। पूरे घर का माहौल अपनापन भरा रहता था। उनके 2 बेटे थे, जुड़वा बेटे जीवन और जतिन। अपने बच्चों के साथ साथ उन्होंने अहाना और रंजीत में कभी कोई फर्क नहीं किया। जैसे अपने बेटों को पाला वैसे ही जेठ के बच्चों को भी प्यार दिया। रंजीत घर में सबसे बड़ा था। जीवन और जतिन दोनों ही अहाना की उम्र के थे। संगीता जी की सहेली प्रमिला का हवेली में आना जाना था। उनके बराबर के रुतबेदार परिवार से थी वो। प्रमिला जी और उनके पूरे परिवार को बलबीर चौधरी बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें वह परिवार काफी भरोसेमंद लगता था। इसीलिए घर में यह पहले से ही तय माना जा चुका था कि अहाना की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी संगीता जी की सहेली प्रमिला के बेटे से कर दी जाएगी, ताकि बेटी किसी अनजाने के घर में ना जाए जिनके बारे में कुछ भी ठीक से पता ना चल पाए। सब कुछ आसान और तयशुदा लग रहा था, लेकिन हकीकत ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अहाना घर छोड़कर चली गई थी। ये बात बलबीर चौधरी के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। पूरे शहर में तलाश करवाई गई, जान पहचान, पैसे और रसूख सब इस्तेमाल कर लिए गए, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि अहाना किसके साथ गई है। शाम ढलते ढलते इंस्पेक्टर संजय का फोन आया। रंजीत चौधरी लॉन में टहल रहे थे। फोन बजते ही उनके दिल की धड़कन अजीब तरह से तेज हो गई। हाँ इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? इंस्पेक्टर संजय उनके पुराने जानने वाले थे। जो खबर उन्होंने दी उसने रंजीत चौधरी को अंदर से हिला दिया। सीसीटीवी फुटेज में आपकी बहन अहाना एक लड़के के साथ दिखी है। वो लड़का इसी इलाके का है। कौन है वो? आवाज में जहर घुल चुका था। नाम राज है। इस वक्त वो मॉडल टाउन में है। चाहे तो अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी बहन उसके पक्ष में बयान दे दे तो आपकी इज्जत पर सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनते ही रंजीत चौधरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहन ऐसा कदम उठा सकती है। जिस अहाना को इस हवेली में हर खुशी, हर आज़ादी और हर प्यार मिला था, उसने घर की शान के खिलाफ फैसला ले लिया। उन्होंने फोन काट दिया और वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उस पल उनका घमंड, उनकी ताकत सब टूट चुका था। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए वो सीधे अपने पिता के कमरे में पहुंचे। बलबीर चौधरी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। दवा लेकर वो आराम कर रहे थे। रंजीत चुपचाप उनके पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। पिता ने उसके चेहरे पर परेशानी देख ली। कुछ पता चला? आवाज बेहद कमजोर थी। रंजीत ने झुककर उनके हाथ थाम लिए। बाबा, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अहाना सुरक्षित है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, तो उसे वापस ले आओ। वो घबराकर उठ बैठे। कहाँ है मेरी बेटी? अभी नहीं बाबा, अगर अभी लाए तो बात बिगड़ जाएगी। थोड़ा वक्त दीजिए। 10 दिन में अहाना खुद इस घर में वापस आएगी, बिना किसी झगड़े के। पिता को बेटी पर भरोसा था। मुझे मेरी बेटी सही सलामत और इज्जत के साथ चाहिए, बस यही कहा।
रंजीत ने यकीन दिलाया कि आहाना की इज्जत और जान दोनों सुरक्षित रहेंगी। कमरे से बाहर निकलते ही उसने अमन को फोन लगाया। राज के बारे में मुझे एक एक जानकारी चाहिए, 1 घंटे के अंदर। फोन रखते ही वो सीधा आहाना के कमरे में गया। कमरा सूना पड़ा था, उसकी चीजें बिखरी हुई थी और हर कोना खंगालने लगा, ये जानने के लिए कि आहाना ने राज से कब और कैसे रिश्ता बनाया। तभी साइड टेबल की दराज में उसे एक डायरी मिली। ऐसा लगा जैसे आहाना जानबूझकर उसे वहीं छोड़ गई हो। डायरी लेकर वो अपने कमरे में आया, छत पर जाकर सिगरेट जलाई और पहला पन्ना खोला। अंदर लिखा नोट पढ़ते ही सब साफ हो गया। बाबा, मैं अपनी मर्जी से राज के साथ जा रही हूँ। वो मेरी मोहब्बत है। मैं जानती हूँ आप और भैया कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। जमीन, पैसा, नाम सब आपका है। मैं सिर्फ खुद को लेकर जा रही हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। यह सब पढ़ते पढ़ते उसके अंदर अजीब सी आग जलने लगी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सिगरेट का एक लंबा कस लेकर उसने अपने अंदर की घुटन को थोड़ा कम करने की कोशिश की। उस रात उसने आहाना और राज की मोहब्बत के बारे में जो कुछ जाना था, उसने उसे पूरी तरह हिला दिया था। उसकी बहन जिस मोड़ पर खड़ी थी, वहां से पीछे लौटना अपने आप को खत्म करने जैसा था। कॉलेज लाइफ में कदम रखते ही उसके आसपास ऐसी बहुत सी लड़कियां थीं जो उसके रुतबे और स्टेटस को देखकर उसके करीब आना चाहती थीं। बड़ी गाड़ियां, पैसा और नाम देखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाती थीं, लेकिन वह दोस्ती जैसे खास रिश्ते की शुरुआत के लिए ऐसी लड़की चाहती थी जो दिल से साफ हो, जिसे कोई चमक दमक, कोई दौलत अपनी ओर खींच ना सके। इसी वजह से उसने सबसे पहले जिस लड़की को चुना था वह थी निशा। निशा एक मासूम, हंसमुख और सुलझी हुई लड़की थी, उसकी ही उम्र की। निशा के साथ रिश्ता कब गहराता चला गया उसे खुद पता नहीं चला। वह बहुत ही सच्ची और दिल की साफ लड़की थी। दोनों की सोच और सामाजिक हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी निशा उसके बेहद करीब थी। वह कई बार इस बात पर शर्मिंदा हो जाती कि वे अलग अलग वर्ग से आते हैं, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसे किसी बात की चिंता थी तो बस यही कि निशा हमेशा उसके साथ रहे और वैसी ही सच्ची दोस्त बनी रहे। यह दोस्ती पूरे 1 साल तक मजबूती से टिकी रही, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसने निशा को लेने आने वाले शख्स को देखा और बस देखती ही रह गई। राज एक बेहद आकर्षक और दमदार व्यक्तित्व का मालिक पहली ही नज़र में उसके दिल को छू गया। उसके मासूम से जज्बात उसके काबू से बाहर होने लगे। वह उस एहसास को छूने लगी जिसे लोग पहली नज़र का प्यार कहते हैं। जिस उम्र से वह गुजर रही थी, उसमें छोटी सी हलचल भी दिमाग को उलझा देती है। जब जब राज उसे लेने आता, वह बेकरारी से उसका चेहरा देखती रहती। उसका बोलने का तरीका, उसकी मुस्कान, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसने निशा से राज के बारे में पूछना शुरू कर दिया और कब वह राज से एक तरफा प्यार करने लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। राज ने भी महसूस कर लिया था कि वह लड़की उसे पसंद करने लगी है। नजरों की गर्मी इतनी तेज होती है कि चाहकर भी कोई अनदेखा नहीं कर सकता। एक दिन उसने निशा को अपने दिल की बात बता दी। निशा हैरानी से उसे देखती रह गई। अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से आहाना के लाल पड़े चेहरे को देखकर उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर यह तुम्हारा अपना फैसला है तो आज के बाद हमारी दोस्ती यहीं खत्म। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इज्जत पर कोई आँच आए और मेरे भाई का सम्मान भी खराब हो। निशा उठने लगी तो आहाना ने उसके हाथ थाम लिए। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी वर्ग या स्तर के फर्क को नहीं मानती। उसे राज से प्यार है और वह यह बात सबके सामने कह सकती है। निशा बुरी तरह घबरा गई थी। आहाना के जज्बात उसके लिए सहन करना मुश्किल हो रहे थे। उसी दिन उसने राज से इस बारे में बात की। राज उम्र में उससे बड़ा था, लेकिन उनके बीच अच्छी समझ थी। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। प्यार उस पर भी हावी हो चुका था, लेकिन वह खुद पर काबू रखना जानता था। आहाना यह नहीं समझ पा रही थी। निशा ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह दोनों के प्यार के आगे हार गई। 3 साल तक आहाना और राज एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते रहे। इस दौरान
ना तो उन्होंने छुपकर मुलाकातें की, ना ही रिश्ता आगे बढ़ाया। वे बस दूर से एक दूसरे को देखते और खामोशी में अपने ख्वाब बुनते रहते। आखिर कब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया, इस बारे में निशा को कुछ भी पता नहीं था। जब उसे यह बात मालूम हुई तो वह जैसे सुन्न सी रह गई। वह जानती थी कि हवेली के लोग इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शायद राज भी यह बात अच्छी तरह जानता था, फिर भी उसने प्यार को चुना। राज 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, उसके बाद निशा, फिर उनका छोटा भाई अमर। उनके पिता बाजार में कुछ दुकानों का काम देखते थे। आमदनी ठीक ठाक थी, घर अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब उनके घर पर जो साया पड़ चुका था वह सब कुछ बिगाड़ सकता था। उस डायरी ने रंजीत के सामने राज और आहाना की मोहब्बत का हर राज खोल दिया था। उसे समझ आ गया था कि उसकी बहन अब कभी उस इंसान को नहीं छोड़ पाएगी जिसके लिए उसने हवेली की सारी सुख सुविधाएं, पैसा और रुतबा छोड़ दिया। जब उसने इतना सब छोड़ दिया तो अब पीछे कैसे हट सकती थी। इसीलिए उसे बहुत सोच समझकर धैर्य के साथ अपनी चाल चलनी थी। डायरी का आखिरी पन्ना पलटते ही एक तस्वीर उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसने झुककर तस्वीर उठाई। उसमें 2 लड़कियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। एक तो साफ तौर पर आहाना थी, दूसरी लड़की को उसने कभी हवेली में देखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि वह कौन थी। उसी वक्त अमन का फोन आया। अमन ने जो सच्चाई बताई उसने उसके शक को और पुख्ता कर दिया। करीब 3 साल से राज और आहाना के बीच प्यार था और इस बारे में सिर्फ एक ही लड़की जानती थी, आहाना की सबसे अच्छी दोस्त और राज की छोटी बहन निशा। रंजीत के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। उसे उम्मीद की एक डोर मिल चुकी थी और अब वही उसके हाथ में थी। उसने मन ही मन कहा कि जिसने उसकी बहन को हवेली छोड़ने पर मजबूर किया, अब उसे बताएगा कि किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाना क्या होता है। उसकी आंखों में राज के लिए सिर्फ नफरत थी। उसके हिसाब से राज उस काबिल नहीं था कि रंजीत की बहन को अपने साथ ले जाए और उससे शादी कर ले। अगले दिन उसने पूरी प्लानिंग कर ली। उसने अपने पिता से कह दिया कि अभी चुप रहें। हवेली के बाकी लोग भी उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब आगे जो होने वाला था उसके बारे में रंजीत खुद अच्छी तरह जानता था। एक बार फिर रात की अंधेरी खामोशी में वही खेल दोहराया जाने वाला था जो कुछ दिन पहले हवेली में हुआ था। फर्क बस इतना था कि इस बार सब कुछ लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रहा था। रात करीब 12 बजे का वक्त था जब वह दीवार फांदकर उनके घर में दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। छोटा सा घर, बस 2 कमरे। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। दरवाजा बंद नहीं था। अंदर सो रहे 2 लोगों को देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि लड़की दूसरे कमरे में होगी। वह दबे पांव दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। आज उसका हुलिया बिल्कुल अलग था। रूखा सूखा चेहरा, आंखों में सख्ती। वह रंजीत चौधरी नहीं लग रहा था जिसकी रौबदार शख्सियत और गुस्से के आगे अच्छे अच्छे लोग चुप हो जाते थे। वह कमरे में दाखिल हुआ और धीरे धीरे उस छोटे से बेड की ओर बढ़ा। बेड के पास ही जमीन पर बिछी दरी पर एक 15 साल का लड़का गहरी नींद में सो रहा था। शायद लड़की का भाई। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा बेड के पास पहुंच गया। हल्की पीली रोशनी में वह बेखबर सोई हुई थी। उसने एक नज़र उसके मासूम चेहरे पर डाली और कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। कुदरत ने उसे बेइंतहा खूबसूरती दी थी। उस वक्त वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन सामने खड़ा इंसान कोई आम आदमी नहीं था। वह रंजीत चौधरी था। उसने झुककर अचानक उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अचानक हुए इस हमले से उसकी आंखें डर के मारे खुल गईं। उसने पहचानने की कोशिश की और अगले ही पल बुरी तरह कांप गई। उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और हाथ पीछे कसकर बांध दिए। फिर बिना आवाज किए उसे उठा लिया। वह पूरी ताकत से छटपटा रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात वह उसे उस छोटे से घर से हमेशा के लिए उठाकर ले आया। उसके पास बस यही एक रास्ता था जिससे वह आहाना को दोबारा हवेली में ला सकता था। हवेली पहुंचकर उसने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वह पानी का गिलास लेकर अंदर आया। लड़की देखने में काफी छोटी लग रही थी। उसकी आंखों में जो डर था वह किसी
को भी हिला देने के लिए काफी था। वह नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ गलत हो। उसने उसके मुंह और हाथ खोल दिए और उसके सामने आकर बैठ गया। निशा डर के मारे सिमटते हुए पलंग से फिसलकर दूर जा बैठी। आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। वह पहले भी एक बार इस हवेली में आ चुकी थी और उसके मन में वही डर दोबारा जिंदा हो गया था। सब कुछ फिर से वही दोहराया जा रहा था। रंजीत ने ठंडी आवाज में कहा, ये सब उसी की सजा है जो तुम्हारे भाई ने किया है। एक पल में ही उसे उसकी बात समझ आ गई। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, कहते हुए वह उठकर भागने लगी, लेकिन रंजीत ने उसका बाजू पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। खबरदार, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करना। मैं औरतों की इज्जत करना जानता हूँ, उसने कड़े लहजे में कहा। कल सुबह तुम्हारी और मेरी इस हवेली में शादी होगी और सबको यही बताया जाएगा कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। वह चीख पड़ी, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। उसकी बात सुनते ही रंजीत गुस्से से भर उठा। वह झपट कर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, ये हुक्म है, कोई सवाल नहीं। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि निशा का पूरा शरीर कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। वह जैसे ही अपने भाई का नाम लेने लगी, रंजीत ने उसे दीवार से सटा दिया। अगर अपने भाई के बारे में एक शब्द भी बोला तो अंजाम बुरा होगा, उसने जहरीले लहजे में कहा। उसने मेरी बहन से सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए शादी की है, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। अब जो मैं करूँगा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम चीखी या किसी को बताया तो पहले तुम्हारी इज्जत बर्बाद करूँगा, फिर तुम्हें वापस छोड़ दूंगा और उसके बाद तुम्हारे भाई को मार दूंगा और आहाना को इस हवेली में ले आऊंगा। उसकी बातें इतनी बेरहमी से भरी थी कि निशा कांपते हुए उसके पैरों में बैठ गई। मेरे भाई को कुछ मत करना, वह गिड़गिड़ाई। उन्होंने सिर्फ प्यार किया है, वो आहाना से प्यार करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वह बुरी तरह रो रही थी। रंजीत ने उसे पैरों से हटाया और कमरे से बाहर निकल गया। सुबह होते ही हवेली में यह खबर फैल गई कि वह इलाके से एक लड़की को उठाकर लाया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन किसी को उसके असली इरादों का अंदाजा नहीं था। सब उससे पूछ पूछ कर थक गए, लेकिन वह चुप रहा। आखिरकार उसने सबके सामने कहा, यह लड़की अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है और मैं आज ही इससे शादी करूंगा। उसके पिता हैरान रह गए। पहले बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी और अब बेटा भी अपनी जिद पर अड़ा था। रंजीत उनके सामने खड़ा हो गया। बाबा, मुझ पर भरोसा रखिए, आहाना की हिफाजत के लिए यह करना जरूरी है। जिस लड़के के साथ आहाना गई है ये उसकी बहन है। फिर उसने सख्ती से कहा, मैं किसी मर्द की गलती का बदला किसी औरत से नहीं लेना चाहता। अगर आपको यकीन नहीं है तो इससे ही पूछ लीजिए। वह निशा को पकड़कर अपने पिता के सामने ले आया। पूछिए, क्या यह अपनी मर्जी से आई है या नहीं? निशा कुछ देर सबके सामने खड़ी रही। सबकी नजरें उसके डर से भरे चेहरे पर थीं। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, उसने टूटती आवाज में कहा। मैं रंजीत चौधरी से शादी करना चाहती हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। सबके सामने यह शब्द बोलते वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही थी यह सिर्फ वही जानती थी। पिता ने भारी आवाज में कहा, शादी की तैयारी करो, लेकिन शादी में यह शर्त होगी कि तुम इसके भाई से बदला नहीं लोगे। उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे को रोकने की कोशिश की थी। वह नहीं चाहते थे कि कभी उनकी परवरिश पर सवाल उठे। बाबा, अब मत रोइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाहर से उसने अपने पिता को दिलासा दे दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अगला कदम तय कर लिया था। उसके माँ बाप को भी सब कुछ पता चल चुका था। वो दौड़ते हुए हवेली तक आए थे। बाहर खड़े होकर न जाने कितनी बार गुहार लगाई, मगर हवेली के हर नौकर ने यही कहा कि उनकी बेटी खुद भागकर हवेली आई है। हवेली वालों की तरफ से उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। वो खुद ही आप लोगों से नहीं मिलना चाहती। ये सुनकर उसके माँ बाप शर्मिंदा होकर खाली हाथ लौट गए। पूरे इलाके में खबर फैल गई, वो रातों रात गायब हो गई है। अगर
उसे जबरदस्ती उठाकर लाया गया होता तो पास में सो रहा भाई जरूर जाग जाता, लेकिन वो सबको बेखबर छोड़कर आई थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके भाई के साथ हवेली की लड़की भागी थी। शादी बहुत सादगी से कर दी गई। हवेली में ही गिने चुने लोगों के सामने उसके पिता का मजबूर चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। रस्में निभाते वक्त उसने अपनी इज्जत और अपने भाई की जान दोनों बचा ली थी। वो जानती थी कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शादी के बाद उसे रंजीत के कमरे में भेज दिया गया। उस वक्त वो उस कमरे में पूरे हक के साथ मौजूद थी। रंजीत कमरे में आया तो सबसे पहले उसने अहाना और राज कपूर की मोहब्बत के बारे में सवाल किया। उसने वही जवाब दोहराया जो पहले कह चुकी थी, मुझे बस इतना पता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। रंजीत का हाथ सरकता हुआ उसके बालों तक आ पहुंचा। मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं तुम पर जोर नहीं डालना चाहता। मैं औरतों की इज्जत करने वाला इंसान हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी तुम्हारे करीब तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं आऊंगा। तुम पर अपना हक जबरदस्ती नहीं जताऊंगा, लेकिन मुझे यह जानना है कि इसमें तुम्हारा हाथ है या नहीं। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो रोते हुए लगातार इनकार करती रही। मुझे उनकी मोहब्बत के बारे में पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। उधर उन्हें भी संदेश भिजवा दिया गया था कि राज कपूर जल्दी से जल्दी अहाना से रिश्ता तोड़कर उसे हवेली छोड़ जाएं, वरना उसकी बहन के साथ जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। रंजीत धीरे धीरे अपने प्लान पर काम करते हुए मंजिल के करीब पहुंच चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि जब राज कपूर को सारी सच्चाई मालूम होगी तो वो अहाना को वापस कर देगा, और जब वो खुद अहाना से किनारा कर लेगा तब अहाना कुछ नहीं कर पाएगी। हवेली के लोग पूरी तरह से सदमे में आ चुके थे। दोनों भाई बहन की ऐसी हरकत की वजह से उनके चाचा और कजिन्स बुरी तरह भड़क चुके थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर अहाना दोबारा इस हवेली में कदम रखेगी तो उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। बलवीर चौधरी इन फैसलों के सामने कुछ भी ना कर पाए। अब तक तो उसने सारे मामले संभाल लिए थे, लेकिन जब फैसला उनकी अपनी बेटी पर आएगा तो वो मौत का हुक्म देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब तक जो फैसले वो दूसरों की बेटियों के लिए सुनाते आए थे, वही फैसला अपनी बेटी के लिए सुनाने से पहले उनकी आवाज नहीं कांपनी चाहिए थी। इस हवेली में निशा लगातार जुल्म सह रही थी। बलवीर चौधरी के अलावा हवेली का हर शख्स निशा के साथ बुरा बर्ताव करता था और सबके सामने ही रंजीत चुप रह जाता था। शायद उसे लगता था कि इस सब की जिम्मेदार वही लड़की है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो मासूम सी लड़की खामोशी से सबके ताने सुनती रहती। उसने कभी किसी को यह बताने की कोशिश भी नहीं की कि वो जबरदस्ती इस हवेली में लाई गई है, अपनी मर्जी से नहीं। आज भी जो उससे पूछता वो यही कहती कि वो खुद अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि उसे रंजीत से बहुत प्यार है और अब वो उसका पति है, इसीलिए हवेली छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अंदर से उसकी हालत क्या थी ये सिर्फ वही जानती थी। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। हर रात दिल से निकलता कि काश सुबह उसका भाई वापस आ जाए, अहाना को उन लोगों के हवाले करके उसे सही सलामत यहाँ से ले जाए, वरना जिस तरह का सलूक वो लोग उसके साथ कर रहे थे वो उसे जिंदा ही मिट्टी में मिला देंगे, या फिर वो खुद ही कोई गलत कदम उठा लेगी। संगीता जी का रवैया भी बेहद सख्त था। उन्हें लगता था कि अहाना को फंसाने में निशा की फैमिली का हाथ है और शायद निशा भी यही चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए। इसीलिए उसने सबसे पहले इस हवेली के सबसे बड़े बेटे को अपने काबू में कर लिया। उन्हें उसके चरित्र पर भी गहरा शक था। घर के सारे अंदरूनी काम उसी के सिर पर डाल दिए गए। उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। जब अहाना ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे तो उसे भी कोई हक नहीं था कि वो इस हवेली में रहते हुए अपने सपने पूरे करे। वो बस बेबसी से रंजीत का चेहरा देखती रह जाती, जो पूरी तरह उससे बेखबर था। उस रात निशा ने एक बार फिर उन्हें संदेश भिजवाया और साफ कह दिया कि अब उसके पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। 24 घंटों के अंदर अंदर अहाना का हवेली के दरवाजे पर होना जरूरी था।
रंजीत लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था और जिस तरह की तकलीफ से वो गुजर रही थी, राज कपूर सब जानता था। उसका दिल पूरी तरह आहाना के साथ जुड़ चुका था। उसे यहाँ रहते हुए पूरे 20 दिन हो चुके थे। राज कपूर आहाना के साथ एक सादा सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, जहाँ डर और मजबूरी जैसा कुछ ना हो। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो अपने माँ बाप और भाई बहनों को भी यहीं ले आएगा और फिर हमेशा के लिए उस इलाके को छोड़ देगा। वो जानता था कि अगर वो वापस गया तो ये लोग आहाना को उससे छीन लेंगे। उस दिन वो सबके सामने हार गया। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और आहाना बिना कुछ कहे उठी और अपना बैग पैक करने लगी। मैं किसी मासूम की जिंदगी अपनी मोहब्बत की कीमत पर बर्बाद होते नहीं देख सकती। उसके चेहरे पर पीलापन छा गया था। राज कपूर ने चुपचाप उठकर उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत का अंजाम ऐसा होगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्हें लगता था कि प्यार अमर होता है, सब माफ हो जाता है। मगर आज हवेली की तरफ जाते हुए उसे सामने खड़ी मौत साफ नजर आ रही थी। वो मौत या तो आहाना के हिस्से आती या उसकी बहन के। हवेली के सामने गाड़ी से उतरते हुए उसने आहाना का हाथ पकड़ा और अंदर ले आया। नौकर से कहा, अंदर जाकर बता दो बाहर राज कपूर अपनी बीवी के साथ आया है। ये शब्द हवेली के अंदर बैठे लोगों के लिए आग लगाने को काफी थे। बलवीर चौधरी के छोटे भाई नवीन चौधरी ने उसी पल हुक्म दे दिया, उस लड़के को हवेली में लाकर इतना मारो कि दोबारा इस तरफ देखने की हिम्मत ना करे। रंजीत सिगरेट सुलगाए पैर पर पैर चढ़ाए ये तमाशा देखता रहा। आहाना चीख चीख कर अपने पति को बचाने की भीख मांगती रही, मगर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। वही आहाना अपने पिता के सामने घुटनों के बल बैठी, उनके पैरों में सिर रखकर रोती रही। बाबा, उसे छोड़ दीजिए, उसका कोई कसूर नहीं है, ये मुझे वापस छोड़ने आया है। डील के मुताबिक उसकी बहन को उसके हवाले कर दीजिए। बाहर गार्ड राज कपूर को बेरहमी से पीट रहे थे। उसके मुंह से खून बह रहा था। वो चाहता तो मुकाबला कर सकता था, लेकिन उस वक्त वो दोहरी पीड़ा झेल रहा था। एक तरफ बहन की जान और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत को खोने का दर्द। मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो। खून थूकते हुए उसने सीना तानकर रंजीत के सामने कहा, बात के मुताबिक आहाना को तो तुम मेरे हवाले कर चुके हो। रंजीत ने तंज कसा, मैं समझा था तुम बहादुरी दिखाओगे, लेकिन तुम तो प्यार में कमजोर निकल गए। मेरी बहन को तुम अपनी मर्जी से यहाँ लाए हो, अब तुम्हारी बहन मेरी मर्जी से यहाँ से जाएगी। उसने गार्ड को इशारा किया और राज कपूर को बाहर फेंक दिया गया। जाते जाते उसने पलटकर आखिरी बार आहाना को देखा। वो रोते हुए उसे देख रही थी। दोनों तरफ बराबर दर्द था। शायद ये आखिरी नजर थी जिसके बाद उन्हें जुदाई का जहर पीना था। आहाना जानती थी कि आज रात हवेली में उसकी आखिरी रात होगी। उसे उठाकर निशा के साथ बंद कर दिया गया। निशा उसे देखते ही टूट गई और दौड़कर उससे लिपट गई। वो बुरी तरह डरी हुई थी। आहाना अपना दर्द भूलकर उसे संभालने लगी। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे भाई को सब बता देना, वो अपना कहा निभाएगा और तुझे तेरे भाई के हवाले कर देगा। लेकिन तुम अपने भाई को बताओगी कि मैंने उसकी मोहब्बत में मौत को भी स्वीकार कर लिया। आहाना रो रही थी और निशा तड़प रही थी। उसने आहाना के हाथ थामकर आंखों से लगा लिए। मैंने तुम्हें मना किया था कि प्यार से दूर रहो। आहाना रोते हुए बोली, मैं जितना दूर भागना चाहती थी ये उतना ही मुझ पर हावी होता गया। 20 दिन लगातार रंजीत के साथ रहकर निशा भी अपनी धड़कनों को उसके नाम लेने से रोक नहीं पाई थी। वो चाहकर भी रंजीत के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। निशा पहले से किसी को पसंद नहीं करती थी और अब रंजीत से उसकी शादी हो चुकी थी, तो वह धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि अभी तक रंजीत ने उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया था। उसे लगता था जैसे वो उसका पति हो और हमेशा उसके साथ रहेगा। उसने कभी जबरदस्ती नहीं की, न ज्यादा सख्ती दिखाई, बस चुपचाप उसके साथ रहता
रात में आकर खामोशी से सो जाता। वो कुछ पूछती तो बस छोटा सा जवाब देता। कई बार उसने महसूस किया कि वो उसे गौर से देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ती वो आंखें फेर लेता। अब उसे सिर्फ राज कपूर की चिंता थी। राज कपूर को अस्पताल ले जाया गया। उसके सिर में गहरी चोट थी और हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। उसके माँ बाप टूट चुके थे। कुछ देर बाद नौकरानी आई और बोली, आहाना को बड़े साहब के कमरे में बुलाया गया है। वो सॉल ठीक करते हुए उठ खड़ी हुई। उसे पता था उसका अंजाम क्या है, मौत के अलावा कुछ नहीं। अगर राज कपूर की मोहब्बत में मरना भी पड़ा तो उसे मंजूर था, मगर दर्द इस बात का था कि उसके साथ उसकी हर निशानी भी मिटा दी जाएगी। वो निशानी जिसे वो इस दुनिया में लाना चाहती थी। कमरे में उसके पिता, चाचा और भाई मौजूद थे। दरवाजे के पास ही घुटनों के बल बैठ जाओ, नवीन चौधरी ने हुक्म दिया। उसने एक बार पिता को देखा जो सख्त नजरों से उसे देख रहे थे। वो वहीं बैठ गई। बाबा, मैंने सिर्फ प्यार किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आपकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अगर एक भी शब्द दोहराया तो इसी वक्त सजा दी जाएगी, नवीन ने कहा। हवेली और समाज के बड़े लोग वहां मौजूद थे। वो एक कैदी की तरह खड़ी थी। आज रात इसी हवेली में इसे दफन कर दिया जाएगा, ये फैसला सुनाकर सब चले गए। वो दौड़कर रंजीत के पैरों में बैठ गई। भाई, मेरा साथ दीजिए, मैंने सिर्फ प्यार किया है। आपने कहा था आप मेरी रक्षा करेंगे। रंजीत सिगरेट पीते हुए चुप बैठा रहा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सख्त। प्यार करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है। अगर मैं मर भी गई तो भी प्यार करती रहूंगी, ये मेरा हक है। वो पलट गई और आखिरी बार निशा के पास गई। अपनी सारी चीजें उसे सौंप दी। राज कपूर के नाम आखिरी पैगाम लिख कर दिया। अगर मैं मर जाऊं तो किसी और को मत अपनाना। मैं हर दर्द सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। बात के मुताबिक रात के अंधेरे में उसे हवेली के लॉन में बिठा दिया गया। उसका पिता बलवीर चौधरी उसके सामने बैठे थे और रंजीत कांपते हुए हाथों में पिस्तौल लिए उसके सामने खड़ा था। गोली तुम चलाओगे रंजीत, ताकि हवेली की जिम्मेदारी की शुरुआत हो सके। आज के बाद इस हवेली की कमान तुम्हारे साथ होगी। अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो या नहीं। वो उस वक्त शॉल में खुद को लपेटे उनके सामने खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से सिर झुकाया, एक हाथ अपने पेट पर रखा और फिर भीगी नजरों से अपने भाई को देखा। गिड़गिड़ाना बेकार था, ये वो अच्छे से जानती थी। यहाँ किसी को भी उसकी हालत से फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैं पेट से हूँ भाई, तुम मामा बनने वाले हो। अगर मुझे खत्म ही करना है तो कम से कम इस मासूम जान के बारे में तो सोचो। बलवीर चौधरी चुपचाप उठे और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चले गए। आज उनके कंधे झुके हुए थे, जैसे उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। गोली चलाओ रंजीत, चारों तरफ से यही आवाज थी। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार पिस्तौल नीचे कर ली। नवीन चौधरी गुस्से में आगे बढ़ा। तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो रंजीत? तभी रंजीत ने एक कदम आगे बढ़कर आहाना को अपने सीने से लगा लिया। इस हवेली में कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पहले मुझसे निपटना होगा। उसके तेवर इतने सख्त थे कि नवीन चौधरी और उसके बेटे के कदम लड़खड़ा गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस हद तक जा सकते हैं। अगर उसने हवेली की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, रंजीत ने ताना मारा, तो मैंने भी बदला ले लिया है राज कपूर से। उसकी बहन को लाकर हिसाब बराबर। रंजीत की आंखों में आग थी। मेरी बहन की तरफ उठने वाली हर गंदी नजर को मैं खुद झुका दूंगा। उस पल उसे मानना पड़ा कि सामने खड़ी लड़की उसके लिए बहुत मायने रखती है। वो उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, चाहे उसे कायर कहा जाए या कुछ भी। लेकिन रिश्ते के आगे वो हार गया था और कई दिनों से वह निशा के साथ एक ही कमरे में रह रहा था और धीरे धीरे उसके दिल में भी निशा के लिए जगह बन चुकी थी और उसे समझ में आने लगा था कि प्यार किसे कहते हैं। और जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसके बगैर रहना कितना मुश्किल हो जाता है। रंजीत का दिल भी निशा के लिए धड़कने लगा था और उसे एहसास हो चुका था कि मोहब्बत जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण होती है। प्यार के बगैर यह जिंदगी अधूरी होती है और अब वो किसी की मोहब्बत को अपने ही हाथों से कुचल नहीं सकता था।
आहाना का हाथ पकड़कर वो उसे कमरे में ले आया। हवेली के बाकी लोगों को मजबूरन उसके फैसले के आगे चुप रहना पड़ा। सामने आकर उससे भिड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आहाना जानती थी कि जब तक उसका भाई उसके साथ है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो रोते हुए उसके गले से लग गई। मुझे माफ कर दो भाई, मोहब्बत ने मजबूर कर दिया था, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती। क्योंकि मैंने हमेशा से देखा था कि हवेली में किसी को भी मोहब्बत करने की इजाजत नहीं थी, और जब मुझे मोहब्बत हुई तो मैं यह बात अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर मैंने यह बात हवेली में बताई तो मेरी मोहब्बत को उसी दिन खत्म कर दिया जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। रंजीत ने उसका सिर सहलाया। अब तुम यहाँ बेफिक्र रहो, आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। इस हवेली में सभी के दिल पत्थर के हो चुके थे, लेकिन आहाना, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में निशा आई, और मेरा जो दिल पत्थर का हो चुका था वह फिर से धड़कने लगा। वो मुड़ा ही था कि आहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में सवाल थे जिनका जवाब रंजीत के पास नहीं था। आहाना, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए और समाज में रुतबे को बनाए रखने के लिए तुम्हें राज को तलाक देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए समाज से लड़ा हूँ, तो तुम्हें भी मेरी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। रंजीत, जो मोहब्बत को समझ तो गया था, लेकिन स्वीकारने को अभी भी तैयार नहीं था। झूठी शान और रुतबे की चमक का पर्दा उसकी आंखों पर पूरी तरह से पड़ा हुआ था। आहाना को लगने लगा था अगर उसका भाई उसकी मोहब्बत को समझ गया था तो बाकी दुनिया भी समझ ही जाएगी। लेकिन रंजीत के मुंह से निकली तलाक की बात सुनकर आहाना टूट गई, पर अब वह बेबस थी। कुछ भी कह पाना उसके लिए इस वक्त मुमकिन नहीं था। जब रंजीत कमरे में आया तो निशा बिस्तर पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। डर से भरी नजरों से उसे देखा और भागकर उसकी तरफ आई। मार दिया आप लोगों ने आहाना को, मार दिया। उसकी बड़ी भूरी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो उसे नजरअंदाज करते हुए बिस्तर पर बैठ गया। बताओ आहाना ठीक है? उसने सिर हिलाया। तैयारी कर लो, सुबह तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद मैं राज कपूर से आहाना के तलाक की बात करूंगा। तुम्हारा तलाकनामा भी जल्दी मिल जाएगा। वो हैरानी से उसे देखती रही। आप कितने बेरहम हैं रंजीत, अपनी मर्जी से किसी को जिंदगी में लाते हैं और फिर अपनी मर्जी से निकाल देते हैं। वो रो पड़ी। रंजीत ने उसे खींचकर अपने पास कर लिया। मेरे सामने ये सब मत करो। तुम यहाँ जिस मकसद से लाई गई हो वही तुम्हारा मकसद है। उसकी जुल्फें उसके चेहरे को छू रही थी। उसके एहसास ने उसके होश उड़ा दिए। वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसका दिल उसकी तरफ झुकने लगा। दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसे एहसास हुआ और वो संभल गया। शर्मिंदगी के साथ उसे जाने को कहा। बिस्तर पर लेटा तो था, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर वही लड़की छाई हुई थी। सुबह उसका सामान पैक था। उसकी लाल आंखें बता रही थीं कि वो सारी रात रोती रही है। वो बार बार रंजीत को देख रही थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे हवेली से बाहर निकल गया। उसे डर था कि कहीं वो उसकी कमजोरी समझ ना ले। उस दिन वो अपने घर लौटी। राज कपूर अब ठीक था और घर आ चुका था। परिवार ने आहाना को माफ कर दिया था, लेकिन तलाक की बात चल रही थी। राज कपूर ने तय कर लिया था कि वो कभी तलाक नहीं देगा। पिता के गले लगकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। तुम ठीक हो ना? वो बस चुपचाप सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। मैं अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी रंजीत। तुम मेरी जिंदगी में बस एक झोंके की तरह आए और सब कुछ छीन कर चले गए। तुमसे मोहब्बत करना एक गुनाह था और मैं ये गुनाह अब नहीं करूंगी। वो ना जाने कितनी देर तक रोती रही और खुद को ही कसूरवार ठहराती रही। जब रंजीत अपने कमरे में आया तो वहां अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। निशा हमेशा के लिए उस कमरे से चली गई थी, लेकिन उसकी खुशबू अब भी हर कोने में बसी हुई थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और टीस फैल गई थी। उसने सोच लिया था कि जैसे ही राज आहाना को तलाक देगा, वो भी उसे तलाक के कागज भिजवा देगा। लेकिन हर बार तलाक का ख्याल आते ही उसका दिल अजीब तरह से डगमगा जाता था।
उसने खुद को काम में उलझाए रखने की कोशिश की। उधर आहाना ने भी खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। इस हाल में वो बाहर किसी के सामने नहीं आती थी। उसने सबसे दूर रहना ही ठीक समझा। जिस इंसान से उसका रिश्ता उसकी सांसों तक जुड़ा था, अगर उसी से उसका कोई वास्ता नहीं रहा तो बाकी लोगों से दूरी बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अपने बच्चों को अंदर ही अंदर टूटते देख बलवीर चौधरी खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उस रात उन्होंने रंजीत को अपने कमरे में बुलाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, क्या तुम अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा रखते हो? हाँ बाबा, रंजीत ने सिर झुकाकर जवाब दिया। लेकिन क्यों? वजह क्या है? बलवीर चौधरी ने दोबारा पूछा। बाबा, क्या ये वजह काफी नहीं है कि वो जिस मकसद से यहाँ आई थी वो पूरा हो चुका है? आहाना हमें वापस मिल गई है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ रहते हुए वो मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ गई थी। उसने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ रंजीत, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करो। तुम्हारे चाचा अपनी फैमिली के साथ गांव छोड़ रहे हैं। उन्होंने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। उनका कहना है कि अब मैं किसी की जिंदगी संभालने के काबिल नहीं रहा। लेकिन अगर मुझे अपनी ही औलाद की आंखों में दर्द ही देखना है तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं। पुरानी बेकार की जात पात की ऊंच नीच की परंपराओं को संभालते संभालते मैं इंसानियत भूल चुका था। लेकिन जब मेरे अपनों पर वह गुजरी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कुछ गलत करता चला आया। लेकिन अब मैं वही गलतियां आगे दोहराना नहीं चाहता, बल्कि इस गांव को जात पात और ऊंच नीच से छुटकारा दिलवाना चाहता हूँ, जिससे फिर कभी किसी के घर का बेटा या बेटी घर छोड़कर ना जाए। उस दिन रंजीत चुपचाप अपने पिता की बातें सुनता रहा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। सिगरेट सुलगाकर वो छत पर आ गया। शर्ट के बटन खोलकर उसने ठंडी हवा को अपने सीने से टकराने दिया। उसका दिल बेकाबू हो चुका था। उसने आंखें बंद की तो एक मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनमें बेबसी साफ झलक रही थी। पूरी रात वो सिर्फ उसके बारे में सोचता रहा और उसी रात उसने मान लिया कि वो उस लड़की के बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो अपने साथ साथ अपनी बहन के साथ भी नाइंसाफी कर रहा था। मोहब्बत के बीच आना या मोहब्बत से पीछे हट जाना आसान नहीं होता। उस रात उसने अपनी जिद और घमंड दोनों को खत्म कर दिया। अगले दिन वो अपने पिता के साथ विनोद साहब के दरवाजे पर खड़ा था। विनोद साहब की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उनका बस चलता तो वो फूलों से उनका स्वागत करते। माँ बाप के लिए औलाद की खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं होती और औलाद का दर्द उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। शायद वो भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी और बेटे की जिंदगी में फिर से वो खुशियाँ लौट आएं जो कहीं खो गई थी। मैं एक शानदार रिसेप्शन रखना चाहता हूँ और उसके बाद आप अपनी बहू को अपने साथ ले जाइए और मैं अपनी बहू को अपने घर ले आऊंगा, विनोद साहब ने कहा। उनकी बात सुनकर वो बड़ी आंखों वाली निशा ने सिर उठाकर सामने बैठे उस गंभीर इंसान को देखा जो पूरी तरह से अनजान बना बैठा था। वो गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और रंजीत उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कान दबा गया। वो दिन किसी सौगात से कम नहीं था जब निशा दुल्हन बनकर रंजीत चौधरी के कमरे में मौजूद थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। रंजीत कमरे में आया और धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने आकर बैठ गया। देखा, मैं वापस आ गई हूँ। आप तो मुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते थे, लेकिन मैं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ। वो उसके बैठते ही बोलने लगी। रंजीत उसे हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ देखता रहा और फिर उसके पास आ गया। उस वक्त उसकी बोलती हुई जुबान को रोकने का यही सबसे अच्छा तरीका था। निशा ने सुर्ख होते चेहरे के साथ उसकी शेरवानी को मुट्ठियों में पकड़ लिया। दो दिलों की धड़कनें एक ही ताल में धड़क रही थी और ये ताल मिलन की खुशी की गवाही दे रही थी।
उधर अहाना सिल्वर रंग की कढ़ाई वाले गाउन में सजी दुल्हन राज की जिंदगी की सबसे खूबसूरत दुल्हन थी, जिसे उसने अपने हर ख्वाब में बसाकर रखा था। मोहब्बत जीत गई जाना, उसकी गोद में सिर रखकर राज कपूर ने धीमे से कहा। अहाना ने मुस्कुराते हुए झुककर उसके हाथों पर हाथ रख दिए। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो जीत ही जाती है। उस रात अगर हम मर भी जाते तब भी मोहब्बत जीत जाती, क्योंकि हमारी मोहब्बत किसी लालच या मतलब से बड़ी है। मुझे राज नहीं मिला था, मुझे दौलत मिल गई थी। राज बोला, हो सकता है मैं तुम्हें बहुत सारी सहूलियतें ना दे पाऊं, लेकिन मैं हर दिन अपनी मोहब्बत बढ़ाता रहूंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम इतनी मोहब्बत से परेशान हो जाओगी। कहते हुए वो उसे अपने करीब खींचता चला गया। सच ही कहा गया है, जब अहंकार का खोल टूट जाता है तो रिश्तों की सच्चाई बची रह जाती है। उस दिन उन सब ने अपनी अपनी जिद तोड़ दी और ना जाने कितनी मोहब्बतों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस कहानी का किसी व्यक्ति या समाज या संस्था से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा देना भी है। यह कहानी समाज में फैली रूढ़िवादी सोच के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में दिखाई गई सभी घटनाएं कहानी को समझने के लिए प्रयोग में लाई गई हैं। हम किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हम सभी गलत गतिविधियों का पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।